गुड इवनिंग पूनम, सौरभ, प्रशांत। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कल विल्फ्रेड पेरेटो तक पढ़ा था, नॉन लॉजिकल एक्शन। तो नेट एग्जाम के बारे में पता चला आप लोगों को? नहीं चला है तो मैं बता देता हूँ। एक्सीड हो गया ना, सितंबर में चले गया है। हाँ, तो एग्जाम आप लोगों का पोस्टपोन्ड हो गया है, 20 से 30 सितंबर को होगा। तो अच्छी बात है, पढ़िए, क्या पता इसी बार हो जाए। चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना। देखिए बहुत आसान है। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? जो समाज शास्त्री है वो सामाजिक संरचना की तुलना मानव के शरीर से करती है। जैसे हम लोगों का शरीर है, एक ऐसा चित्र बना लीजिए, ऐसा करके एक मानव टाइप का। ठीक है, इसी को वो देखिए समाज, जिस तरह से अपने शरीर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक बीइंग या बोलते हैं, और समाज शास्त्र के भाषा में आपने किताबों में सावयव शब्द पढ़ा होगा। सावयव, यस सर। यही सावयव क्या है? शरीर है। शरीर, शरीर आम बोलचाल का भाषा है, लेकिन समाज शास्त्र का भी भाषा मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग जो किताब पढ़ते हैं उसमें ये सब शब्द आता है। और हो सके तो एक समाज शास्त्र की कोई डिक्शनरी भी खरीदिए। ठीक है, मैं हिंदी की कोई देखता हूँ, बताऊंगा। तो जिस तरीके से शरीर में विभिन्न अंग है, आंख है, कान है, हाथ है, अपना छाती है, हर अंग का एक काम है। उसी तरीके से समाज में भी जैसे विभिन्न अंग है, जैसे हमने आपको बताया था, परिवार है, संस्था है, धर्म है, अर्थव्यवस्था है। ये क्या करते हैं? सब अपना अपना काम करते हैं। जैसे शरीर के विभिन्न अंग अपना अपना काम करते हैं, उसी तरह समाज के विभिन्न जो भी इकाइयां है वो अपना अपना काम करते हैं। समाज शास्त्री शरीर और समाज की तुलना करके सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। थोड़ा लिखिए अब इसके बारे में, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है। सामाजिक संरचना शब्द ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक संरचना शब्द सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने इस्तेमाल किया था। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ये पूछता है, यह मार्क कर लीजिएगा। सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल या प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। लिखिए थोड़ा सा, सामाजिक संरचना से तात्पर्य। देखिए बार बार सामाजिक संरचना शब्द आएगा तो ऐसे करके लिख लीजिए, सा ऐसे कर दीजिए और संरचना, जो इंग्लिश में लिख ले सोशल स्ट्रक्चर, एसएस, ऐसा लिख दीजिए। देखिए सामाजिक संरचना से तात्पर्य समाज की विभिन्न इकाइयों के बीच, समाज की विभिन्न इकाइयों के बीच प्रतिमानित पैटर्न, प्रतिमानित व्यवस्थित, प्रतिमानित प्रतिमानित व्यवस्थित और स्थायी संबंधों से है। संरचना से तात्पर्य अनेक इकाइयों, संरचना से तात्पर्य अनेक इकाइयों को जोड़कर, अनेक इकाइयों को जोड़कर
एक सार्थक स्वरूप बनाना है, एक सार्थक स्वरूप बनाना है। उसी प्रकार जब समाज की विभिन्न इकाइयां क्या क्या है, लिख लीजिए ऐसे ब्रैकेट में। परिवार, धर्म, कानून, अर्थव्यवस्था। मैंने पढ़ाया था ना, इंसान की जरूरत के लिए ये सब है। परिवार क्या है, अर्थव्यवस्था आपकी किस जरूरत को पूरा करता है, रोटी कपड़ा मकान, ये सब पढ़ाया था। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए विभिन्न इकाइयां, परिवार, धर्म, कानून, अर्थव्यवस्था, संस्था, बंद करके आगे एक योग बनाकर विभिन्न इकाइयां एक योग बनाकर एक अर्थपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करती है। एक योग बनाकर एक अर्थपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करती है, उसे सामाजिक संरचना कहते हैं। ये पूछेगा नहीं लेकिन लिखना चाहिए, जानना चाहिए। उसे सामाजिक संरचना कहते हैं। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। संरचनावादी समाज की तुलना सावयव, बगल में शरीर भी लिख लीजिए, सावयव से करते हैं। जैसे सावयव या शरीर विभिन्न अंगों की इकाइयों को मिलाकर बनता है। अंगों की इकाइयों को मिलाकर बनता है। वैसे ही सामाजिक संरचना भी होती है। वैसे ही सामाजिक संरचना भी होती है, जिसमें विभिन्न इकाइयों के अपने सुनिश्चित प्रकार्य होते हैं। प्रकार्य क्या होता है, मतलब इसका? सौरभ हैंड भी रेज कर रहे हो, क्या बात है, बोलो। फंक्शन। नहीं, सौरभ हैंड रेज कर रहा है, कोई बात है या फिर ऐसे ही दबाया हो? इसका मतलब होता है फंक्शन। सही बोला, वेरी गुड। सुनिश्चित प्रकार्य होते हैं, हर चीज का है ना फंक्शन। जैसे कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, हर चीज का फंक्शन है। ठीक है, अब आगे लिखिए थोड़ा। समाजशास्त्र में प्रमुख संरचनावादी, देखिए समाजशास्त्र में प्रमुख संरचनावादी पहले है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। दूसरे हैं SF नागेल। तीसरे हैं अल्बर्ट पार्सन। और चौथे हैं C. लेवी-स्ट्रॉस। स्ट्रॉस। ये लिख लीजिए प्रमुख संरचनावादी। वो पूछेगा फिर वैसे ही कि 4 नाम दे देगा, इस और एक किसी और का नाम दे देगा, और पूछेगा इनमें से कौन संरचनावादी नहीं है।
या फिर ये इनमें से किसी एक का नाम दे देगा, 3 किसी और का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन संरचनावादी है। ठीक है, तो ये चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है, ये पूछेगा। और एक हर्बर्ट स्पेंसर वाला जो मैंने बताया, सबसे पहली बार किसने सामाजिक संरचना शब्द का इस्तेमाल किया, तो हर्बर्ट स्पेंसर। ये 2 इंपॉर्टेंट है। अब एक हेडिंग डालिए, सामाजिक संरचना पर प्रमुख समाजशास्त्रियों के विचार। इस सामाजिक संरचना तो हम समझ रहे हैं, ये जो मैंने बताया, लेकिन अलग अलग समाजशास्त्री उसको अपने ढंग से व्याख्या किए हैं। तो सबसे पहले लिखिए SF मैडे। देखिए ये डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है। अगर आप सिलेबस देखेंगे यूजीसी नेट का, तो इनका नाम नहीं है। जो 23 या 25 है सोशियोलॉजिस्ट, उसमें इनका नाम नहीं। लेकिन कोई ऐसा एग्जाम एक बार भी नहीं है जिसमें इनके बारे में एक भी सवाल ना पूछा हो, चाहे इनका कोई बुक, चाहे इनका कोई कॉन्सेप्ट, हर बार पूछता है। ऐसे 50 समाजशास्त्री है जो डायरेक्ट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उनका हर बार पूछता है, उसी में से ये आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है SF मैडे। इनका लिखिए, ये क्या बोलते हैं, समाज सामाजिक संरचना को मूर्त मानते हैं। मूर्त, मूर्त बताया था मैंने, जिसको देखा दिखाया जा सकता है, मूर्त। सामाजिक संरचना को मूर्त मानते हैं। दूसरा लिखिए, एक लाइन है इनका, लिख लीजिए, वो पूछेगा नहीं, बस ये जैसे पूछेगा किसने किसने सामाजिक संरचना को मूर्त माना, तो उसमें SF मैडे है। आगे लिख लीजिए, सामाजिक संरचना इन्हीं का है, दूसरे पॉइंट में। सामाजिक संरचना विभिन्न भागों की क्रमबद्धता, सामाजिक संरचना विभिन्न भागों की क्रमबद्धता को व्यक्त करती है। विभिन्न भागों की क्रमबद्धता को व्यक्त करती है, जो अपेक्षाकृत स्थायी होती है। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। आगे लिखिए, पार्सन्स। पार्सन्स ये सामाजिक संरचना को अमूर्त मानते हैं। देखिए, सामाजिक संरचना को अमूर्त मानते हैं पार्सन्स। देखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, इनके लिए सामाजिक संरचना भूमिका संबंध, ये बार बार पूछता है, भूमिका संबंध, भूमिका संबंध, रोल रिलेशनशिप, रोल रिलेशनशिप है। ये पूछेगा बार बार, ये रोल रिलेशनशिप कीवर्ड है, ये पार्सन से रिलेटेड है। ठीक है, इनके लिए सामाजिक संरचना रोल रिलेशनशिप, भूमिका संबंध है। तीसरा लिखिए, पार्सन्स में ही, सामाजिक संरचना का निर्माण, सामाजिक संरचना का निर्माण समाज की विभिन्न संस्थाओं, सामाजिक संरचना का निर्माण समाज की विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों से होता है। सामाजिक प्रतिमानों से होता है। प्रतिमान मतलब पैटर्न जो समाज में होते हैं। आगे लिखिए, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन।
पहला, सामाजिक संरचना को मूर्त मानते हैं। सामाजिक संरचना को मूर्त मानते हैं। लिखिए, उसके बाद बताते हो कुछ। इन्होंने, दूसरा में लिखिए, इन्होंने सामाजिक संरचना को गतिशील माना है। डायनामिक, गतिशील। डायनामिक माना है। तीसरा लिखिए, गत्यात्मक अनवरतता, डायनेमिक कंसिस्टेंसी। सोशल स्ट्रक्चर को गत्यात्मक, गत्यात्मक लिख लीजिए। समझाता हूँ मैं। अनवरतता, अनवरतता, डायनेमिक कंसिस्टेंसी, माना है। चौथा लिखिए, व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध को, व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध को सामाजिक संरचना का अंग माना है। व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध को सामाजिक संरचना का अंग माना है। ये गतिशील माना है कि समाज में ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, कीवर्ड है याद रखने के लिए। देखिए, जो जहां भी देखिएगा डायनामिक शब्द आए, गतिशील शब्द आए सामाजिक संरचना में, वो ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन से है। ठीक है। उसी तरह तालकट पार्सन में क्या बताया मैंने, रोल रिलेशनशिप, भूमिका संबंध की जब बात करें सामाजिक संरचना में, वो तालकट पार्सन है। और जो सबसे पहला क्या बताया था, एस.एफ. नैडल, वो सामाजिक संरचना को मूर्त मानते हैं। ठीक है, ये मैं तुलना में भी लिखवा दूंगा एक बार। ठीक है, आगे लिखिए, सी लेवेस्ट्रॉस। सी लेवेस्ट्रॉस, लिखिए पहला, सामाजिक संरचना को मानसिक प्रत्यय, मानसिक प्रत्यय, मानसिक प्रत्यय माना है। मतलब दिमाग में होता है, मेंटल कंस्ट्रक्ट जिसको बोलते हैं, मेंटल कंस्ट्रक्ट। मतलब सामाजिक संरचना दिमाग में होता है, कहीं नहीं होता बाहर, दिमाग में होता है। हम मान लेते हैं हाँ ये चीज है, इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि जो चीज आपके दिमाग में है उसका आप अनुभव कैसे करेंगे, जो चीज मूर्त होगा उसी का आप अनुभव करेंगे ना। जैसे प्यार, आप कैसे किसी को दिखाई नहीं कि क्या कितना प्यार है, तो आपके मन में है। ठीक है, ये सोशल स्ट्रक्चर को, सामाजिक संरचना को मानसिक प्रत्यय मानते हैं, मतलब दिमाग में है, मेंटल कंस्ट्रक्ट माना है। आगे लिखिए, सामाजिक संरचना को, सामाजिक संरचना को आनुभाविक वास्तविकता, सामाजिक संरचना को आनुभाविक वास्तविकता से लेना देना नहीं है। जो चीज मूर्त होगा हम उसी का अनुभव कर सकते हैं ना।
ठीक है, ये मैंने बोल दिया है, ये दिमाग में होता है। लिख लीजिए ना, सामाजिक संरचना को आनुभाविक वास्तविकता से लेना देना नहीं है। देखिए अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको लिख लीजिए, कीवर्ड लिख लीजिए। देखिए सोशल, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आता है। पर्सन से रिलेटेड क्या है, सोशल स्ट्रक्चर कैसे, लिख लीजिए। नीचे में से इसको खत्म हो गया, एक बॉक्स बना के नोट में लिख लीजिए ताकि याद रहे आपको। पार्सन्स में क्या है, रोल रिलेशनशिप, भूमिकाओं पे जोर है। लिख लीजिए रोल रिलेशनशिप, भूमिकाओं पर जोर, भूमिकाओं पर जोर। दूसरा कौन है, लेवी-स्ट्रॉस है। लेवी-स्ट्रॉस, लेवी-स्ट्रॉस का क्या है, मेंटल कंस्ट्रक्ट, मानसिक प्रत्यय। यही चीज यहाँ लिखा है, मानसिक प्रत्यय। तीसरे है नैडल, नैडल से पूछेगा जो बार बार, किसने मूर्त माना है, नैडल मूर्त। और ब्राउन, AR भी इसको लिख देते हैं, AR रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, इन्होंने क्या माना है कि मूर्त, मूर्त तथा गतिशील, 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 गतिशील। ठीक है, ऐसे बना लीजिए ये चार। तो ये इसमें ऐसे ही पूछ देगा कि किसने किसने सामाजिक संरचना को मूर्त माना। देखिए इन दोनों ने माना, ऑप्शन में देगा, ये दो दो नाम करके ही पूछते हैं ना, AR रेडक्लिफ ब्राउन एंड नैडल, पार्सन्स एंड लेवी-स्ट्रॉस, एमाइल डुर्कheim एंड कार्ल मार्क्स, ऐसे दिया रहेगा। तो किसने किसने मूर्त माना, SF नैडल ने और AR रेडक्लिफ ब्राउन ने। किसने सामाजिक संरचना को गतिशील का पक्ष माना है, AR रेडक्लिफ ब्राउन ने। किसने कहा कि यह सिर्फ मन दिमाग में होता है या मानसिक प्रत्यय होता है, तो लेवी-स्ट्रॉस ने। ठीक है, ये सब बहुत पढ़ने के बाद ये सब चीज समझ में और निकाला जाता है नोट्स। ठीक है, तो आप लोगों को डायरेक्ट ये चीज लिखने के लिए मिल गया। हर बार पूछता है, पार्सल्स वाला तो ये कितने बार पूछा है रोल रिलेशन से। और अब कुछ लोगों का लिख लीजिए, रेमंड फर्थ, रेमंड, रेमंड फर्थ। लिख लीजिए, इन्होंने सामाजिक संरचना और इन्होंने सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना में भेद किया। इन्होंने सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना में भेद किया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर में भेद किया। आगे लिखिए, इवांस प्रिचार्ड, इवांस प्रिचार्ड, इनके अनुसार, इवांस प्रिचार्ड, इनके अनुसार सामाजिक संरचना, इनके अनुसार सामाजिक संरचना की मूल इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है। ये क्या मानते हैं, सामाजिक संरचना की मूल इकाई व्यक्ति नहीं है, परिवार है। ये पूछता है इसे किसने माना कि सामाजिक संरचना की मूल इकाई व्यक्ति नहीं, तो ऑप्शन दे देगा। तो वो पूछता है इवांस प्रिचार्ड। आगे लिखिए, पीटर ब्लाउ,
BLA, सही है, पीटर ब्लाउ। इन्होंने औपचारिक और अनौपचारिक अनौपचारिक संरचना की चर्चा की। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। इन्होंने औपचारिक और अनौपचारिक संरचना की चर्चा की। क्या क्या औपचारिकता है, क्या अनौपचारिकता, इसकी चर्चा की। ये पूछता है, ठीक है। आगे लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेबस में भी है ये। कार्ल मैनहाइम, CARL, कार्ल मैनहाइम, ये ज्ञान के समाजशास्त्र के पिता है। मैंने आपको बताया था ना आप लोगों को, समाजशास्त्र के कई पिता हैं, ठीक है। समाजशास्त्र के पिता अगस्त कॉम्टे, मॉडर्न समाजशास्त्र के पिता ये, स्ट्रक्चर के ये, उसमें ये ज्ञान के समाजशास्त्र के पिता है कार्ल मैनहाइम। लिख लीजिए साइड में, ये भी आता है। सोशल स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक शक्तियों का जाल होता है। इनके अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक शक्तियों का जाल होता है। अब एक नया टॉपिक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हिंदी में बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण, कारण जहां लग गया, क्या बताया था, प्रोसेस होता है जो कभी खत्म नहीं होता, कभी रूप बदलता रहता है उसका, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछेगा, कम से कम 4 क्वेश्चन तो पूछेगा यहाँ से। लिखिए, फिर समझाता हूँ। स्तरीकरण 1940 के दशक में, स्तरीकरण 1940 के दशक में भूगर्भ शास्त्र से लिया गया शब्द है। भूगर्भ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजी। भूगर्भ शास्त्र से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है लेयर। कहते हैं ना लेयर, इसके ऊपर ये, इसके वजह से अपना पृथ्वी का लेयर है ना, सियाल, सीमा, नीचे, ये सब पढ़े, ज्योग्राफी भूगोल में पढ़ा होगा। पृथ्वी का लेयर होता है, उसका अर्थ है लेयर। जिस प्रकार पृथ्वी कई लेयर में विभाजित है, जिस प्रकार पृथ्वी कई लेयर में विभाजित है, उसी प्रकार मानव समाज भी उसी प्रकार समान विशेषताओं के आधार पर
समाज भी समान विशेषताओं के आधार पर अपने सदस्यों को पहले पृथक करता है, अपने सदस्यों को पहले पृथक करता है मतलब अलग करता है, और उन्हें स्तरों में, लेयर मतलब स्तरों में आयोजित कर जो स्तर में ऊपर होते हैं, उनके साथ विशेषाधिकार और जो नीचे होते हैं उन पर निर्योग्यताएं आरोपित करता है, उन पर निर्योग्यताएं आरोपित करता है। इसी स्थायी व्यवस्था को, परमानेंट व्यवस्था को, इसी स्थायी व्यवस्था को स्तरीकरण कहते हैं। इसका 4 तरह का होता है, ये 4 तरह का लिख लीजिए। पहला है विभेदीकरण। स्ट्रैटिफिकेशन में 4 प्रकार के होते हैं। विभेदीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। असमानता, इनइक्वालिटी। स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन, चौथा है हायरार्की, अधिक्रम। हायरार्की, लिखिए पहला विभेदीकरण, लिख लिए ये प्रज्ञा? यस सर। पहला लिखो विभेदीकरण। विभेदीकरण असमानता या स्तरीकरण के विभेदीकरण असमानता या स्तरीकरण के विपरीत एक तटस्थ मतलब न्यूट्रल तटस्थ अवधारणा है। विपरीत एक तटस्थ अवधारणा है जिसमें समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों को एक दूसरे से
अलग किया जाता है, एक दूसरे से अलग किया जाता है, परंतु उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। अलग तो किया लेकिन भेदभाव नहीं किया। समझाता हूं देखो। परंतु उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। जैसे मंदिर में स्त्री तथा पुरुष के लिए अलग अलग पंक्ति की व्यवस्था। जैसे मंदिर में स्त्री तथा पुरुष के लिए अलग अलग पंक्ति की व्यवस्था। जैसे आपने देखा होगा, सब्जी वाले के पास भी जाते हैं, सब्जी वाले के पास ढेर सारा आलू है, तो वो क्या करता है, समान विशेषताओं के आधार पर जो बड़ा बड़ा साइज का है उसको अलग कर लेता है, जो उससे छोटा है उसको अलग कर लिया, जो उससे छोटा है तो क्या सहूलियत के लिए किया कि इसका दाम अधिक रखेंगे, जो सबसे छोटा है उसका दाम कम रखेंगे। जैसे मंदिर या सत्संग में आप जाते हैं, देखते हैं महिलाओं को इधर कर दिया, पुरुष को इधर कर दिया, समान विशेषता। जो महिलाएं हैं एक विशेषता, पुरुष अलग, तो क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो क्या ये भेदभाव है? नो सर। ये कोई भेदभाव नहीं। ये क्यों करते हैं? सहूलियत के लिए करते हैं। जैसे महिलाएं एक तरफ हो जाए मंदिर में और पुरुष एक तरफ हो जाए लाइन में, तो ये सहूलियत होता है, कोई अनावश्यक स्पर्श नहीं होता है। इससे महिलाओं को भी सुविधा है और पुरुषों को भी। ठीक है, तो विभेदीकरण क्यों करते हैं? ये सहूलियत के लिए करते हैं, ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अब लिखिए असमानता। लिखिए असमानता किसी व्यक्ति असमानता किसी व्यक्ति, समूहों या समुदायों के बीच वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव को बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ आधार पर प्रतिष्ठा, धन, शक्ति एवं अवसरों का असमान वितरण है। असमान वितरण है। असमान वितरण है। मैंने ये लिखा, मैं इसको लिख देता हूँ। व्यक्तिनिष्ठ। क्लास में एक बार मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक्सप्लेन किया था, ठीक है? यस सर। असमानता का वस्तुनिष्ठ आधार क्या होगा? सब थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है, इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, ठीक है? लेकिन लिखिए असमानता का वस्तुनिष्ठ आधार क्या होगा? पहला लिखिए धन, दूसरा पद, लंबाई, तीसरा लिखिए लंबाई। ट्रेन में होता है ना एसी फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास,
ठीक है, तो अधिक पैसा जिसके पास है फर्स्ट क्लास, ठीक है, उससे कम पैसा है तो सेकेंड क्लास। पद क्या है, रैंक जो होता है, जैसे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, इस तरीके से पद क्रम। ये इसको अधिकार होगा, जैसे डीएसपी को जो अधिकार होगा वो सब इंस्पेक्टर को नहीं होगा, ठीक है। तो सबको अलग अलग इसमें असमानता है, इसमें सबको अलग अलग पावर्स है। लंबाई के आधार पर कहते हैं जिसका इतना हाइट होगा वही आर्मी में जाएगा, इससे कम हाइट वाले छट जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का भेदभाव है। चौथा लिखिए एग्जाम के आधार पर, ये असमानता का वस्तुनिष्ठ आधार है, ठीक है। चौथा लिखिए एग्जाम के आधार पर या परीक्षा के आधार पर। अब आगे लाइन लिखिए, असमानता का व्यक्तिनिष्ठ आधार, असमानता का व्यक्तिनिष्ठ आधार, ये होता है सोच के आधार पे। जैसे कहते हैं ये ऊंची जाति के लोग, ये छोटी, ये क्या सोच है, कोई जात थोड़ी ऊपर नीचे होता है या कोई जात बड़ा होता है या छोटा होता है, ऐसा तो होता नहीं है। ये सोच के आधार पर होता है, बस मनुष्य सांस्कृतिक कारणों से ये दिमाग में आ गया है ये बात, वही है असमानता का व्यक्तिनिष्ठ आधार। लिखिए इस पर, इस असमानता का आधार, इस असमानता का आधार कुछ सांस्कृतिक विचार, इस असमानता का आधार कुछ सांस्कृतिक विचार, पूर्वाग्रह या मनोवैज्ञानिक सोच होती है। मन में बैठा हुआ है कि ये जाति ऊंचे है, ये जाति छोटा है, नीचा है, ठीक है। पूर्वाग्रह या मनोवैज्ञानिक सोच होती है जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती, जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती। जैसे जाति व्यवस्था, रंग भेद, कोई गोरा है तो ज्यादा समझदार होगा, ऐसा होता है क्या? कोई काला है तो कम समझदार होगा, ये सब मन में बैठा हुआ बात है, ठीक है। लिंग भेद, मतलब जो पुरुष है वो महिलाओं से ज्यादा होशियार है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना ऐसा, इसका कोई आधार नहीं होता, कोई प्रामाणिक आधार नहीं होता, बस ये दिमाग का कचरा है ये, ठीक है। जैसे जाति व्यवस्था, लिंग भेद, रंग भेद, गोरा काला। लिख लिया? यस सर। ठीक है, देखो असमानता एक व्यापक अवधारणा है। असमानता एक व्यापक अवधारणा है जो दो व्यक्तियों, दो समूहों, जो दो व्यक्तियों, दो समूहों, दो समुदायों या दो समाजों के बीच सामाजिक हैसियत का असमान बंटवारा करता है। सामाजिक हैसियत का असमान बंटवारा करता है। आपने ये लाइन सुना है आप लोगों ने, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड? जब अंग्रेज का शासन था इस देश में तो वो लिखते थे पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे उन समय जो सिनेमा घर होते थे या फिर जो सिविल लाइन्स एरिया होते थे जहाँ अंग्रेज लिखते थे, तो अंग्रेज रहते थे वहां बाहर वो लोग लिख देते थे कि कुत्ते और भारतीय अलाउड नहीं हो। ये क्या है? ये भेदभाव है। जैसे गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया था, सुना होगा आप लोगों ने, साउथ अफ्रीका में, कि आपका रंग काला है तो आप इस ट्रेन में इस फर्स्ट क्लास में नहीं चढ़ सकते। तो ये क्या है? भेदभाव है। जैसे आप ही लोग मेरे क्लास में, तब मैं किसी को कहूँ चलो तुम लोग नीचे बैठो और तुम लोग बेंच पे बैठो, ये क्या है? भेदभाव, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिसका हाइट कम है वो आगे आ जाओ, जिनका हाइट पीछे है
जिनका हाइट लंबा है वो पीछे खड़े हो जाए, ये मैं सहूलियत के लिए कर रहा हूँ, तो ये भेदभाव नहीं है। ठीक है, इसमें ज्यादा समझाना नहीं है, तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, एक लाइन लिख लीजिए, असमानता, असमानता स्तरीकरण एवं पदक्रम से व्यापक अवधारणा है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये पदक्रम और फिर स्तरीकरण, फिर आपको पता चलेगा असमानता बहुत व्यापक है। तीसरा लिखिए पदक्रम, तीसरा लिखिए पदक्रम। पदक्रम सामाजिक असमानता, पदक्रम पदक्रम सामाजिक असमानता का वह स्वरूप है जिसमें पद एवं ओहदे, रैंक एंड पोस्ट, ये मैंने एक बार पहले भी बताया था जब आप लोग को संगठन वगैरह पढ़ा रहा था। देखिए, पदक्रम सामाजिक असमानता का वह स्वरूप है जिसमें पद एवं ओहदे, रैंक एंड पोस्ट के आधार पर उन्हें स्तरों में आयोजित किया जाता है, आयोजित किया जाता है। और जो पदक्रम में ऊपर होते हैं, और जो पदक्रम में ऊपर होते हैं उन्हें विशेषाधिकार, उन्हें विशेषाधिकार, और जो नीचे होते हैं उन पर निर्योग्यताएं, अभी समझाता हूं, निर्योग्यताएं, ये पहले भी आया था, निर्योग्यताएं आरोपित की जाती है। जैसे मान लीजिए जैसे अपना डिपार्टमेंट है, वहां जो एचओडी सर है उनको विशेषाधिकार है कि नहीं, कि चलो आज दो ही क्लास होगा, आज 3 बजे छुट्टी हो जाएगा, आज ये पढ़ाया जाएगा, आप इधर आओ। लेकिन वही जो प्यून होता है किसी डिपार्टमेंट में, उसको कोई वो निर्योग्यता है, मतलब उसको कम पावर होगा, ऐसा नहीं कोई पावर नहीं होगा। वो हायरार्की, इसमें हायरार्की है, एचओडी सर है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके नीचे क्लर्क है, फिर प्यून है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको कम अधिकार और कम अधिकार होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपके विशेषाधिकार बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आपकी सैलरी कम होगी, अगर आप नीचे हैं तो सैलरी कम होगा, आपके अधिकार कम होंगे, अगर आप ऊपर होंगे तो आपको सैलरी, विशेषाधिकार सब अधिक होगा। ठीक है, वही है निर्योग्यता है, आरोपित की जाती है। लिख लीजिए ऐसे करके, जैसे अपना डिपार्टमेंट है, सबसे ऊपर डिपार्टमेंट में कौन होगा, जो एचओडी है, उसके नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके नीचे कौन है, जो सदय सर और विवेक सर हुए ये, और इनके नीचे क्लर्क हुआ, क्या नाम है उनका पता नहीं मुझे, उसके नीचे अपना पियोन हुआ अशोक। ठीक है, अशोक। ठीक है, या अपने डिपार्टमेंट का मैंने बनाया, ये क्या है, पदक्रम है। ठीक है, और जो जहां भेदभाव नहीं होता है, जो डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण बताया था, देखिए इसमें ऐसे हम जा रहे हैं तो ये वर्टिकल होता है, ऊपर से नीचे, और जो विभेदीकरण होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, सत्संग में जैसे जाते हैं तो एक तरफ महिलाएं और एक तरफ पुरुष, देखिए कोई ऊपर नीचे है, ये इसके बगल में ही है, जो हम सहूलियत के लिए बनाए। मंदिर में गए तो पुरुष इधर, महिलाएं इधर, सहूलियत के लिए। जहां ये हुआ वहां पर समझ जाइए असमानता है। ठीक है, आगे लिखिए, स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण लिख लीजिए, स्तरीकरण। चौथा, स्तरीकरण भी, स्तरीकरण भी
सामाजिक असमानता का ही एक स्वरूप है। स्तरीकरण भी सामाजिक असमानता का ही एक स्वरूप है, जिसमें समूहों को जिसमें समूहों को समान विशेषताओं के आधार पर जिसमें समूहों को समान विशेषताओं के आधार पर पहले विभेदीकृत किया जाता है और फिर इन्हें स्तरों में आयोजित किया जाता है और जिस समूह को स्तर में ऊपर स्थान मिलता है उन्हें विशेषाधिकार क्या होगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन का जो ऊपर होगा उसको अधिक सर्दी होगा, धन आदि मिलते हैं। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन आदि मिलते हैं। और जो स्तर में नीचे होंगे उन्हें निर्योग्यताएं मिलते हैं। निर्योग्यताएं, कम योग्यता, कम सैलरी, कम अधिकार। और जो नीचे होंगे उन्हें निर्योग्यताएं मिलते हैं। ठीक, एक लाइन लिख लीजिए, विभेदीकरण सब जगह किया जाएगा। मतलब चारों में जो लिखवाया मैंने, विभेदीकरण सब जगह होगा और केवल विभेदीकरण जो मैंने फर्स्ट लिखवाया था, विभेदीकरण में भेदभाव नहीं होता और केवल विभेदीकरण में भेदभाव नहीं होता। क्या लिखा, मैं लड़कियों से पूछ रहा हूँ, आपके भाई की या किसी मेल का शादी हुआ होगा घर में, बड़ों का, तो गए थे बाराती, कोई लड़की नहीं गई होगी। ये क्या है, भेदभाव है। ठीक है, ये असमान ट्रीटमेंट है, असमानता है। ये लड़कियों को बारात जाने नहीं दिया जाता है। ये क्या है, भेदभाव है, असमानता है। ये बात पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, ये किसमें आएगा, लड़कियों को बारात नहीं जाने देना, ये विभेदीकरण है, असमानता है, पदक्रम है या स्तरीकरण है? ये क्या है, असमानता है। लिखना है, लिख लीजिए। ठीक है, अब लिखिए, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सर, हाँ, लड़कियों का कुछ बारात नहीं जाना असमानता है। हाँ, भेदभाव है ना इसमें, असमानता इसमें नहीं है। भेदभाव, लड़का जा रहा है और लड़की भी जाए तब ना समान हुआ, हॉरिजॉन्टल हुआ। ठीक है, लेकिन लड़कियों को जाने नहीं गए, ये असमानता है। असमानता यहाँ पे क्या है, भेदभाव हो रहा है। लिख लीजिए, ये पूछ दिया था एक बार। फिर कोई कहेगा कि मैं तो गई थी। ठीक है,
तो वो समाज बदलता है, मॉडर्न एजुकेशन है और भी कई कॉन्सेप्ट है, उसमें पढ़ाएंगे तो बताएंगे। आधुनिकीकरण है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा इफेक्ट है, पूरे दुनिया पे इफेक्ट है, समाज बदल रहा है, ठीक है। लेकिन आम तौर पर लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता है। लिखिए, स्तरीकरण के स्वरूप, स्तरीकरण के स्वरूप लिखिए, दास, स्लेव्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लेव्स। लिखिए इसमें दास व्यवस्था, जो कार्ल मार्क्स को पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। ये दास व्यवस्था प्राचीन यूरोप में पाई जाती थी। दास व्यवस्था प्राचीन यूरोप में पाई जाती थी। नाम लिखिए, एल.टी. हॉबहाउस। एल.टी. हॉबहाउस। एल.टी. हॉबहाउस के अनुसार, एल.टी. हॉबहाउस के अनुसार जब किसी नियम, कानून या प्रथा के कारण, एल.टी. हॉबहाउस के अनुसार जब किसी नियम, कानून या प्रथा के कारण एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति की संपत्ति मान ली जाती है, एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति की संपत्ति मान ली जाती है, उस व्यक्ति को दास कहते हैं। उस व्यक्ति को दास कहते हैं। आप लोगों ने ऐसा कभी सुना है कि लोगों का भी खरीद बिक्री होता था? लोग को खरीद, जैसे आदमी बिकता था, जैसे बलबन का आपने नाम सुना है, उसको किसी ने खरीदा था। सुना है आप लोगों ने? ये सब हिस्ट्री में पढ़ा है। ये दास, ये सरदास प्रथा पढ़े हैं। गुलाम वंश, ये सब सुना है आप लोगों ने? लोग बिकते थे, खरीदे जाते थे, आपने ये सब सुना है? बलबन का नाम सुना है? ठीक है। ये कब प्राचीन यूरोप में शुरू हुआ। जैसे ये संपत्ति है, ये इसको खरीदा और बेचा जाता है, जो मेरे हाथ में है। उसी तरह पहले मनुष्य भी खरीदा और बेचा जाता था। तो आप खुद सोचिए, जब मैं इसको खरीद के लाया हूँ इस पेन को, तो ये मेरी मर्जी है ना, मेरा इसमें पैसा लगा है, मैं इसको तोड़ के फेंक दूं या इसको लिखने में इस्तेमाल करूं या इसको कुछ इसके साथ कुछ भी करूं मैं। उसी तरह जब इंसान को भी खरीदा और बेचा जाएगा, जो इंसान को खरीदेगा वो इंसान के साथ कुछ भी कर सकता है कि नहीं? उसका जब मन करेगा तब उसको पीटेगा, उसका जब मन करेगा उसको जान से भी मार देगा, उसका मन करेगा तो किसी और को बेच देगा। तो ये हालत था इंसानों का, पहले दासों का। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। एक व्यक्ति को किसी और व्यक्ति का संपत्ति मान ली जाती है, उस व्यक्ति को दास कहते हैं। यहाँ तक लिख लिया ना? यस सर। स्वामी, स्वामी कौन होगा? मालिक। लिख लीजिए, स्वामी दास के, स्वामी, स्वामी लिख के सब ब्रैकेट में लिख लीजिए, दास का मालिक। इसको इंग्लिश में मास्टर कहते हैं, मास्टर एंड स्लेव, ऐसे लिख लीजिए, मास्टर। ये क्या हुआ? स्वामी। ठीक है, और यही मालिक हुआ। ये आम हिंदी की भाषा में हुआ, सब बुक पढ़ेंगे तो ये आएगा, स्वामी शब्द आएगा, यही मास्टर है। ये स्लेव हुआ, दास। स्वामी दास के साथ जो चाहे, स्वामी दास के साथ जो चाहे वो कर सकता है, कर सकता था। जो चाहे, हत्या, खरीद बेच, हत्या, खरीद बेच आदि कर सकता था, कर सकता था। हाँ, लिख लीजिए। दासों को, अगले लाइन में लिख लीजिए, दासों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता था। दासों को
किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता था। कभी मन में आता है ये सब व्यवस्था उभरा कैसे, क्या कारण रहा होगा कि दास व्यवस्था का शुरुआत हुआ, लोग खरीदा और बेचा जाने लगा। देखिए, कभी हुआ मन में यस हुआ तो कैसे ये है। प्रथा शुरू हुआ? लिखिए, दास व्यवस्था के उत्पत्ति का कारण, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स जहां भी आएंगे तो समझ जाइए वो इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, दास प्रथा के उत्पत्ति का कारण, कार्ल मार्क्स। कुछ विद्वान है, बॉर्डेल है, कार्ल मार्क्स है, मार्टेल है, इन्होंने अपने अपने राय दिए कि यह कारण रहा होगा जिसकी वजह से दास प्रथा उभरी। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? आदिम साम्यवाद के बाद, ये पढ़ाऊंगा, ये कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये आदिम साम्यवाद, इसको प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहते हैं, सबसे पहले यही था। जब कार्ल मार्क्स पढ़ाऊंगा तो ये डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल अभी लिख लीजिए, आदिम साम्यवाद के बाद जब उत्पादन की प्रणाली बदली, जब उत्पादन की प्रणाली बदली, अतिरिक्त उत्पादन अस्तित्व में आया, अतिरिक्त उत्पादन अस्तित्व में आया, उस पर नियंत्रण को लेकर, उस पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष, उस पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष हुए और विजेता को, और विजेता को स्वामी, ब्रैकेट में लिख लीजिए मास्टर, विजेता को स्वामी, ब्रैकेट में मास्टर कहा गया, जिन्होंने पराजितों पर शारीरिक नियंत्रण कर लिया, जिन्होंने पराजितों पर शारीरिक नियंत्रण कर लिया, जिससे जिससे दास व्यवस्था उभरी, जिससे दास व्यवस्था उभरी। ये जो देखिए कुछ कुछ शब्द यहाँ आएगा जो कार्ल मार्क्स के मैंने लिखा है, अतिरिक्त उत्पादन, ठीक है, ये सरप्लस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, ये सब शब्द है। ये जो पूरा लिखवाया है ना मैंने, देखिए उत्पादन की प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये सब कार्ल मार्क्स जब पढ़ेंगे तो ये पूरा डिटेल में आएगा कार्ल मार्क्स में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर चूंकि हम लोग अभी स्तरीकरण के स्वरूप, दास व्यवस्था उसमें कैसे उभरा रहा, एक मास्टर है, दूसरा स्लेव है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटिफिकेशन का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए ये आया है, ठीक है। ये समझ में अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। दास व्यवस्था उभरी, आगे लिख लीजिए, फ्रांसीसी इतिहासकार, फ्रांसीसी इतिहासकार मार्टेल, मार्टेल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, फिर भी जान लीजिए, कार्ल मार्क्स के पास ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। मार्टेल, फ्रांसीसी इतिहासकार मार्टेल मानते हैं कि युद्ध में युद्ध बंदियों एवं उनके निर्भरों को समायोजित करने की व्यवस्था के कारण दास प्रथा उभरी। युद्ध में युद्ध बंदियों एवं उनके निर्भरों को समायोजित करने की व्यवस्था के कारण दास प्रथा उभरी। अब एक राजा है, उस पर अटैक कर दिया दूसरे राज्य पर,
यहाँ के करीब 50 से 60% लोगों को मार दिया। जो भी बचे 30-40% लोग यहाँ बचते हैं, उसको क्या करेगा, उसको युद्धबंदी बना दिया, उससे काम कराया जाने लगा। और जो मान लीजिए जो आदमी यहाँ पर बचा हुआ था, उसका परिवार होगा, उसका बच्चा वाइफ जो भी होगा, उसको ले आया, उससे काम करवाने लगा। तो इनका कहना है कि इसी से दास प्रथा का शुरुआत हुआ, ऐसा मार्टेल मानते हैं। ठीक है, आगे लिखिए ब्राउडेल। ब्राउडेल ब्राउडेल मानते हैं कि ब्राउडेल मानते हैं कि दासों के प्रजनन से ब्राउडेल मानते हैं कि दासों के प्रजनन से दास व्यवस्था स्थापित हुई। मतलब इनको बनाकर लाया और उसका जो दास थे उनके भी बच्चे हुए, वो भी दास ही होते चले गए और ये प्रथा विकसित हुई। ब्राउडेल मानते हैं कि दासों के प्रजनन से दास व्यवस्था स्थापित हुई। आगे लिखिए दास व्यवस्था के अंत का कारण। दास व्यवस्था के अंत का कारण पहला लिखिए कार्ल मार्क्स। अंत का कारण भी बताते हैं ये। कृषि के उत्पादन में कृषि के रूप में उत्पादन की नई प्रणालियां जैसे बैल का इस्तेमाल होने लगा, तो लोगों को लगा कि दास क्यों रखना, इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल है ना, जानवर को कंट्रोल करना आसान है। तो नई प्रणाली में ये जानवर का इस्तेमाल होने लगा, बैल का इस्तेमाल होने लगा, तो दास प्रथा खत्म हो गया। जैसे आज देखिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेतों में होता है, तो किसी के घर में बैल देखा है आपने? कोई नई प्रणाली विकसित होगी, पुराना चीज ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। किसी के घर में आपने बैल नहीं देखा होगा, कोई भी बैल से अब खेती नहीं करता, क्योंकि अब नई तकनीक मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग हो गया है। अब हर कोई ट्रैक्टर से खेती करता है, जानवर भी खत्म होगा। लेकिन उस वक्त दास प्रथा इसलिए खत्म हुआ क्योंकि जानवरों का इस्तेमाल किया जाने लगा, बैलों का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, कृषि के रूप में उत्पादन की नई प्रणालियां। दूसरा लिखिए ब्राउडेल। ब्राउडेल मानते हैं साम्राज्य के आने के पश्चात ब्राउडेल मानते हैं साम्राज्य के आने के पश्चात दासों का महत्व साम्राज्य के आने के पश्चात दासों का महत्व कम हो गया। कोई साम्राज्य का विस्तार करेगा तो सेना चाहिए ना उसके लिए। कोई राजा अगर साम्राज्य का स्थापना जब होने लगा तो उसके लिए सेना चाहिए, और दास कैसे लड़ेगा उसके लिए? दास तो लड़ेगा नहीं, दास को तो बांध के रखा जाता था। अगर उसको खुला छोड़ेगा तो भाग जाएगा, और अगर उसी को ट्रेन करेगा तो राजा को ही मार देगा ना। तो दास व्यवस्था इसलिए वीक हुआ, ऐसा ब्राउडेल मानते हैं साम्राज्य के आने के पश्चात दासों का महत्व कम हो गया। ठीक है, और एक तीसरा कारण भी है जो इसी का नहीं है लेकिन बड़ा स्थापित कारण है, लिख लीजिए। दासों को नियंत्रण में रखना कठिन कार्य था। दासों को नियंत्रण में रखना कठिन कार्य था, जो अधिक समय तक नहीं चल सकती थी।
चलिए ठीक है, अब क्लास ओवर करते हैं आज। ओके सर। पूनम, कुमारी, प्रज्ञा, पूजा, प्रशांत, सौरभ, आप लोग रिवीजन कीजिए। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो हमको चैट में डाल दीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि आपको हम देख नहीं पाते हैं, फिर आप लोग को पूछने में अगर कुछ नहीं बनता होगा। तो पूजा कुमारी हैंड रेज कर रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रही है। चलिए ठीक है, हम क्लास को ओवर करते हैं। आप लोग रिवाइज कीजिए। एक महीना सब डेट बढ़ गया है, तो कोशिश कीजिए जो 5-10 नंबर से रह रहा है इसी बार निकालिए। ठीक है, चलिए बाय।